ओके, प्रीवियस क्लास के अंदर बेसिकली हमने क्या देखा था? ब्रेकिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखा था। आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 10 है। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सॉरी थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर, स्पेशल टाइप ऑफ रोटर, क्रॉलिंग एंड कॉगिंग। सबसे फर्स्ट है आपका इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, ये आपके आ सकता है थ्योरी के अंदर। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। देखो, ये अपना टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में। यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम देख चुके हैं कि ये मोटरिंग मोड है यहाँ पे अपना, ये ब्रेकिंग रीजन है, और ये भी जान चुके हैं स्लिप इजिकल टू 1 स्टार्टिंग में होता है, और अगर स्लिप 1 से ज़्यादा हो जाती है तो कौन सा जाता है? ब्रेकिंग रीजन हो जाता है, स्लिप कोऑपरेट। यानी ऑलमोस्ट आपकी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में मोटर फ्लो करने लग जाती है, माइनस एन एस स्पीड पे, जब स्लिप क्या हो जाए 2। ठीक है, और यहाँ पे स्लिप क्या होती है? जब आपकी मोटर एन एस स्पीड से रन करती है, सिंक्रोनस स्पीड से, तो उसकी स्लिप क्या होती है? 0। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब बेसिकली जनरेटिंग मोड में अपनी स्लिप क्या हो जाती है? नेगेटिव। इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो स्लिप क्या होगी हमारी? नेगेटिव। तो एस ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, ये कौन सा रीजन आ गया अपना? जनरेटिंग रीजन। देखो, स्पीड तो बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि मेरी जो रोटर की स्पीड है, वो एनआर स्पीड, सॉरी एनएस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो गई। सपोज मेरी सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है। जब तक रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगी, वो कैसे बिहेव करेगा? मोटरिंग रीजन। ये तो पता है हमें, क्योंकि हमारा मैकेनिकल पावर कम है आपके सप्लाई पावर से, इलेक्ट्रिकल पावर से। बट जैसे ही हमारी रोटर की स्पीड आपकी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा घूमने लग जाएगी, हमारी मोटर क्या बन जाएगी? जनरेटिंग जनरेटर बन जाएगी। यानी एक सेम इंडक्शन मोटर को हम इंडक्शन जनरेटर बना सकते हैं विथ विद द हेल्प ऑफ स्लिप इन नेगेटिव। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा देखते हैं कि ये डायग्राम है। डायग्राम क्या है? ये हमारा लोड है जिसको हमको सप्लाई करना है, और ये थ्री फेज लाइन है। और यहाँ पे जो नॉर्मली हम जो यूज लेते हैं, कौन सा लेते हैं जनरेटिंग स्टेशन में? सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर लेते हैं, जहाँ पे वेयर सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस सप्लाई के अंदर मैं इंडक्शन जनरेटर को भी सप्लाई करूँ। तो देखो क्या कर रखा है, दिस इज माई इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर है, और अभी इसकी स्पीड क्या है? एनएस। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, इसको कपल कर दिया, मैकेनिकल कपल कर दिया विद द किसके साथ? एक पेट्रोल इंजन के साथ या डीजल इंजन के साथ, जो एक्सटर्नल फोर्स देगा। तो अभी मोटर मेरी किस स्पीड से चल रही है? एनएस स्पीड से, और एनआर से घूम रहा है। तो एनआर की एनएस सिंक्रोनस स्पीड है, और किस स्पीड से मूव कर रहा है? एनआर की स्पीड से। अब विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई पेट्रोल इंजन से, अगर इस मोटर को, जब मेरी रोटर की स्पीड बेसिकली क्या थी? ये स्लिप हम जानते हैं एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस होती है। जब मेरी एनआर की वैल्यू एनएस से कम थी, तो ये कौन सा मोड में काम कर रहा है? मोटरिंग मोड, जो हम देख पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव है इसके अंदर, एनआर इज लेस देन एनएस, इस इक्वेशन से। बट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स हम एनआर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो एनआर की, सपोज एनएस की स्पीड 1500 आरपीएम है, और एनआर 1400 आरपीएम में रन कर रहा है, तो मोटरिंग मोड है। बट मैंने कैसे भी करके एक्सटर्नल फोर्स लगा के पेट्रोल इंजन से एनआर की वैल्यू एनएस से बढ़ा दी। जैसे एनआर इज इक्वल टू ग्रेटर देन एनएस किया, तो मेरा जो इंडक्शन मोटर है वो क्या बन गई? जनरेटर। एस इज इक्वल टू नेगेटिव। ये हमने पिछले क्लास के अंदर हमने उसमें देखा था, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर। याद करो, हम अगर आपकी सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की स्पीड बढ़ा देते हैं, तो बेसिकली आपकी मैकेनिकल फोर्स या फिर काइनेटिक एनर्जी सेव हो जाएगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन सा? एनएस माइनस एनआर से, और फिर से वो क्या करेगा? स्पीड गिरेगी धीरे धीरे। ओके, उसको हम ब्रेकिंग में काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। वही है यहाँ पे, बट यहाँ पे हम एनआर की स्पीड गिरने नहीं देते। कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई हम मैकेनिकल फोर्स एनएस एनआर की वैल्यू एनएस से ज्यादा रखते हैं। तो टेकिंग, और दूसरा, ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है? जो रोटर है उसको मैकेनिकली घुमा रहे हैं। अब क्या होगा? बेसिकली आरएमएफ प्रोड्यूस होगी। आरएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगी? देखो, आरएमएफ ऑलरेडी है। अब ये स्टेटर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, रोटर हमारा ये बीच वाला शाफ्ट है, और ये आपका स्टेटर कंडक्टर्स है। अब स्टेटर के अंदर बेसिकली क्या करेगा? स्टेटर के अंदर कंडक्टर्स हैं।
अब हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होगी, सॉरी इंड्यूस वोल्टेज तभी प्रोड्यूस होगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो या फिर आपके कंडक्टर्स मूविंग हो। ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पे कंडक्टर्स क्या है, मूविंग है। और अब बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस स्टेटर के अंदर तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, है ना, क्यों? यहाँ पे कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं हम? सप्लाई कहीं से कर ही नहीं रहे। तो इसके लिए एक रेसिडुअल फ्लक्स होनी जरूरी है। और फ्लक्स को जनरेट कौन सा पावर करता है? फ्लक्स के लिए क्या कौन सा पावर रेस्पॉन्सिबल है? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर? रिएक्टिव पावर। ये पढ़ना आप, ठीक है, ये आप यूट्यूब में पढ़ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर एंड व्हाई रिएक्टिव पावर इज नेसेसरी फॉर जनरेटिंग फ्लक्स। तो अब आपने देखा इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बस ये रोटर के कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं। तो अब रोटर के कंडक्टर मूव कर रहे हैं, तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके इस स्टेटर वाइंडिंग के अंदर रेसिडुअल फ्लक्स प्रेजेंट होगी, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, इस स्टेटर कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? रिएक्टिव पावर चाहिए। ठीक है, अब ये रिएक्टिव पावर कहाँ से लेगा? इस सप्लाई से लेगा। सपोज ये वाला टर्मिनल मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है, ये डेल्टा में कैपेसिटर बैंक है, ये क्यों की जाती है मैं बाद में बताऊंगा, पहले सपोज ये कनेक्ट नहीं कर रखा, सिर्फ सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, अब भी सप्लाई दे रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा? जब आपकी इंडक्शन मोटर की तरह रन करेगा, इंडक्शन मोटर की रन करेगा, तो यहाँ से करंट आ रहा होगा, ये सप्लाई, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं ना, ठीक है, स्टेटर में सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से आ रहा होगा, देखो आई, एक्टिव पावर का फ्लो यहाँ से सप्लाई से स्टेटर की तरफ, और रिएक्टिव पावर का फ्लो भी यहाँ की तरफ, मोटरिंग मोड। बट जब एनएस एनआर की वैल्यू एनएस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, तो स्टेटर क्या करेगा? सप्लाई करने लग जाएगा, तो स्लिप क्या हो जाती है? नेगेटिव, और करंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स। स्लिप नेगेटिव होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो करंट सप्लाई करने लग जाएगा। कौन सा करंट? कौन सा पावर? एक्टिव पावर। तो जब इंडक्शन जनरेटर क्या करेगा? इंडक्शन जनरेटर एक्टिव पावर को तो फ्लो करवाएगा एट फ्रीक्वेंसी एफ ओनली, ठीक है, बट रिएक्टिव पावर वो लेगा ही सप्लाई से। क्यों? बिना रिएक्टिव पावर सप्लाई के लिए के अगर नहीं ले पाएगा तो इंडक्शन जनरेटर वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर उसको चाहिए किसके लिए? फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, स्टेटर आरएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज, ये मेन चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, अब अगर सिर्फ ये डायरेक्ट इससे सप्लाई ले रहा है, किससे ले रहा है? ये आपका थ्री फेज सप्लाई से, किसके लिए काम में ले रहे हैं हम? रिएक्टिव पावर सोर्स के लिए। तो ये मोटर कहलाएगी, कौन सा इंडक्शन जनरेटर कहलाएगा? सेपरेटली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। एग्जाम में आता है तो आपको ये कनेक्शन नहीं बनाना अगर सेपरेटली एक्साइटेड है। सेल्फ एक्साइटेड में क्या करेंगे? सेल्फ एक्साइटेड मतलब जो सप्लाई आ रही, इस ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, ये जो टर्मिनल है किससे कनेक्टेड है? लोड से। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, यानी मैं थ्री फेज सप्लाई नहीं ले रहा, डायरेक्ट लोड को सप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे रिएक्टिव पावर तो चाहिए। तो रिएक्टिव पावर का जो सोर्स है वो कौन कौन सा है? इंडक्टर हमेशा रिएक्टिव पावर लेता है, ठीक है, कंज्यूम करता है, और कैपेसिटर हमेशा रिएक्टिव पावर देता है। ये आप इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। तो कैपेसिटर इज अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। तो अगर मैं यहाँ से थ्री फेज सप्लाई ना लूं और सिर्फ कैपेसिटर बैंक लगा लूं, तो ये कौन सा इंडक्शन जनरेटर कहलाएगा? सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, और अगर मैं दोनों लगा रखूं, यहाँ से भी सप्लाई मैंने ले रखी है, और यहाँ पे अपना खुद का इलेक्ट्रिकल रिएक्टिव पावर सोर्स भी लगा रखा है, तो ये कौन सी मशीन बन जाएगी? डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। तो मैंने आपको तीन टाइप बता दिए यहाँ पे, ठीक है। एक तो सेल्फ एक्साइटेड, ओके, सेल्फ एक्साइटेड सिर्फ सिंक्रोनस आपका, सॉरी, डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक होगा, और सेपरेटली में ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज सप्लाई होगी जो यहाँ से सप्लाई जेनेटिक स्टेशन से आ रही है। और अगर दोनों लगे हुए हैं, यानी रिएक्टिव पावर बांट के चलेंगे, ताकि एक पे बर्डन ना आए, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई इसके अंदर, इस लाइन के अंदर भी रिएक्टिव पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि विदाउट रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर फ्लो नहीं कर सकता। तो ये आज आप एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर डिटेल में पढ़ना कि भाई होता क्या है, थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये मैं बता चुका हूँ वैसे आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर। दूसरा, इसलिए इसमें भी रिएक्टिव पावर, अगर ये इंडक्शन जनरेटर सपोज ये हमने कैपेसिटर बैंक नहीं लगा रखा, सारा इसमें ज्यादा रिएक्टिव पावर इस सप्लाई से ले लिया, तो यहाँ पे भी एक्टिव पावर की शॉर्टेज आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके रिएक्टिव पावर के लोडिंग को कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज, ये हमारा एक इंडक्शन जनरेटर है, और ये तभी वर्क करेगा इंडक्शन जब हमारी रोटर की स्पीड सिंक्रो स्पीड से ज्यादा हो जाए।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। जो मैंने चीजें अभी बता रखी हैं वो सब कुछ इन्हीं पॉइंट्स में मैंने लिख रखे हैं, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो इंडक्शन जनरेटर कैन बी सेल्फ एक्साइटेड और डबली एक्साइटेड, ये दे रखा है आपको। ओके, ये प्राइम मूवर है जो एक्सटर्नल सप्लाई है, ये अपना इंडक्शन मशीन है। ये इंडक्शन मशीन इंडक्शन मोटर की तरह काम भी कर सकती है और इंडक्शन जनरेटर की तरह भी काम कर सकती है। ठीक है, और ये बेसिकली इंडक्शन, दूसरा ये देख सकते हैं एक चीज और इम्पोर्टेंट देखने वाली चीज है यहाँ पे कि इररेस्पेक्टिव हो, देखो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी सप्लाई, चाहे रोटर धीरे घूमे या ज्यादा घूमे, है ना। रोटर की जब तक स्पीड, सपोज एनएस है मेरा 1500 आरपीएम और एनआर की वैल्यू है 1600 आरपीएम, जब भी एनआर की वैल्यू 1500 आरपीएम के ऊपर कितना भी फ्लक्स करे, 1600 आरपीएम, 1700 या कभी 1550 आरपीएम फ्लक्स, जब जितना इतना फ्लक्चुएट करेगा, ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे तो कोई असर डाल ही नहीं रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी, कांस्टेंट। तो ये इंडक्शन जनरेटर हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे मेरा जो ये पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन यानी ये रोटर को जो मूव कर रहा है, यानी रोटर की स्पीड मेरी कांस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, बट मुझे सप्लाई तो क्या चाहिए, कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी। ऐसा कौन कर सकता है, इंडक्शन जनरेटर। और ये किस में काम आता है, जहां पे मेरी फ्लक्चुएशन ऑफ बेसिकली रोटर की स्पीड में आते हैं। कहाँ पे लगाएंगे इसको, हम लगाएंगे विंड मिल या टाइडल, क्योंकि विंड एक कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता, कभी ज्यादा करेगा कभी कम करेगा, तो रोटर की स्पीड क्या होगी, चेंजिंग होगी। तो चेंजिंग होगी तो वहां पे हम सिंक्रोनस जनरेटर की जगह हम कौन सा यूज करेंगे, इंडक्शन जनरेटर, क्योंकि उसकी रोटर की स्पीड की चेंज करेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फिनोमेना। अब देखो ये सेम वो, ये लोड लगा रखा है मैंने, प्राइम मूवर है, ये कौन सा है, ये सेल्फ एक्साइटेड है, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर से ले रहा है आपकी रिएक्टिव पावर। देखो रिएक्टिव पावर यहाँ से जा रहा है और एक्टिव पावर दे रहा है ये लोड को, बट यहाँ पे मैंने 3 लाइन खींच के यहाँ पे अगर सप्लाई लाइन लगा दी जनरेटर से, तो ये कौन सा होगा, डबली फेड या डबली एक्साइटेड। ओके गुड, तो ये आपको इंडक्शन जनरेटर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम फटाफट कवर कर लेते हैं। स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायरल स्क्वायरल इंडक्शन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। देखो हमने दो मोटर पढ़ी थी, कौन सी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो हमने देखा कि फायदा ही फायदा किसके साथ था, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ, क्योंकि वहां पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलती थी। क्यों, हमने देखा था कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना। तो रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते थे किसके अंदर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर, बट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ऐसी कोई एडवांटेज या बेसिकली सुविधा नहीं थी हमारे पास। तो इसलिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग टॉर्क हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, या तो हम वोल्टेज स्टार्टिंग के अंदर भी, यार देखो हमने जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज को हम बेसिकली क्या करते हैं, कम देते हैं, ताकि करंट हमारा कम फ्लो करो। स्टार्टिंग मेथड्स के अंदर हमने पढ़ा था, तो वोल्टेज भी कम है, रेजिस्टेंस भी कम है, तो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या हो जाएगी, बहुत कम। ठीक है, तो ये जो कुछ स्पेशल जो रोटर है, हमारा जो रोटर है उसके अंदर जो कंडक्टर्स हैं उसके अंदर हमने कुछ स्पेशली डिजाइन किया है ताकि हमारी स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो सके, ज्यादा आ सके। ठीक है, तो दो कंस्ट्रक्शन है, एक तो है डीप बार रोटर और एक है डबल केज रोटर, ये क्या है हम पढ़ेंगे। और दूसरा ये जो फिनोमिना है, ये कंस्ट्रक्शन है, हम जो रोटर की कंस्ट्रक्शन है कुछ ऐसा ही बनाते हैं, बट वो कौन सी फिनोमिना में बेस्ड है, स्किन इफेक्ट। तो अगर स्किन इफेक्ट याद नहीं है तो डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, जब डीसी करंट फ्लो करता है तो वो सपोज दिस इज माई डीसी कंडक्टर और इसके अंदर डीसी करंट फ्लो कर रहा है। डीसी के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो करंट के थ्रू आउट, यानी पूरी पेरिफेरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी पेरिफेरी को, यानी कुछ ऐसा थ्रू आउट पूरा, ये कंडक्टर यानी पूरे एरिया को इस्तेमाल लेगा। ठीक है, यानी थ्रू आउट पूरे कंडक्टर को यूज लेके उसमें फ्लो करेगा। ये ये हमारा डीसी में होता है। बट जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है यानी एसी के अंदर, एसी के अंदर सपोज दिस इज माय कंडक्टर, तो ये जो येलो और ये बीच में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी आपका सॉलिड मटेरियल है, बट एसी के अंदर करंट कहाँ फ्लो करता है, उसके ऊपर ही, सतह पे, बस ऊपर ऊपर सरफेस पे। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट। क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस हम देखते हैं कि बीच के अंदर, ये आप स्किन इफेक्ट में पढ़ना वापस अगर आपको याद नहीं है तो, कि भाई स्किन इफेक्ट में पूरा करंट यहाँ क्यों फ्लो करता है, क्योंकि बीच में जो फ्लक्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इस करंट को अपोज करती है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ पेरिफेरी पे,
फ्लो करेगा जहां पे उसका एरिया कम मिले उसको, ठीक है। दिस इज स्किन इफेक्ट, ये ध्यान रखना। तो आप याद, और इसलिए तो हमारा एसी रेजिस्टेंस, अब ये फिनोमेना हमने पढ़ा है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर डीसी के अंदर एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा आपके सॉलिड मटेरियल में फ्लो कर रहा है तो एरिया ज्यादा होगा। तो एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, कम। तो डीसी रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। अब एसी की बात करते हैं, एसी में एरिया क्या हो जाता है, कम, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पे फ्लो कर रहा है, यानी सरफेस वाला एरिया ही आएगा, सरफेस थ्रू आउट पूरे कंडक्टर के अंदर नहीं जा रहा। तो एरिया कम, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो इसलिए हमारा एसी का रेजिस्टेंस 1.5 टाइम्स ऑफ डीसी रेजिस्टेंस होता है। यही फिनोमिना, यही स्किन इफेक्ट हमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन में काम में लेना है। तो देखो, पहला कंस्ट्रक्शन है डीप बार रोटर। डीप बार मतलब देखो, एक तो नॉर्मल हम जो स्लॉट लेते हैं वो क्या लेते हैं, आपके स्क्वायर शेप में लेते थे, लेकिन अब स्क्वायर में ना लेके रेक्टेंगल लेंगे। और रेक्टेंगल में भी कैसा है, देखो ये दो रेक्टेंगुलर है, एक तो ये वाइड शेलो है और एक है ये डीप बार, ठीक है। तो हमें ये वाला लेना है, ओके, डीप बार रोटर। अब इससे क्या होगा, और इसके अंदर शेप कुछ ऐसा है डीप बार। अब आप देख रहे हो कुछ ऐसा है, तब या फिर इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करूं तो कुछ ऐसा है, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर देखा हमने कि लेंथ, इसका जो ये वाली लेंथ है ये लंबी है, और ऊपर से क्या है, इसकी जो ये वाला विड्थ है ये बहुत छोटी है ऊपर से। तो अब देखना, हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट कहाँ फ्लो करेगा, उसके सरफेस पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग के अंदर जब स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1, जब स्टार्टिंग में स्लिप की 1 वैल्यू होती है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ, 50 हर्ट्ज, और रिएक्टेंस भी क्या होता है, एक्स, ठीक है, ज्यादा होता है। तो मुझे बताओ, जब रिएक्टेंस भी ज्यादा है, देखो लीकेज, हाई लीकेज रिएक्टेंस, ये दो कंडीशंस हैं, किसके अंदर लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगा, इसके अंदर होगा, क्योंकि इसको एयर गैप ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है और इसको एयर गैप सिर्फ इतना ही ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बट डी बार रोटर के अंदर हाई लीकेज फ्लक्स होती है, ठीक है। दूसरा, जब रोटर की फ्रीक्वेंसी पे हम बात कर रहे हैं, एफ आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में क्या होती है, एफ, यानी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो यानी 50 हर्ट्ज, यानी आपका करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करता है, और ज्यादा फ्लो करेगा यानी फ्रीक्वेंसी भी हाई है, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, इस पूरे कंडक्टर के अंदर पूरा फ्लो करेगा या इसके ऊपर सरफेस पे फ्लो करेगा। अभी हमने देखा ड्यू टू स्किन इफेक्ट कहाँ फ्लो करेगा, और यहाँ पे नीचे कंडक्टर पे क्या होता है, लीकेज फ्लक्स भी ज्यादा है, लीकेज रिएक्टेंस भी ज्यादा है, तो क्योंकि एक्स भी ज्यादा है, तो करंट कहाँ फ्लो करना चाहेगा, इसके ऊपर, बस यहाँ पे। तो आप देख रहे हो, इसके कंपेयर में यहाँ पे एरिया क्या है, कम है, एरिया कम, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो हमको स्टार्टिंग में क्या था, रेजिस्टेंस ज्यादा ही तो चाहिए था, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हमारा जब ने ऑटोमेटिकली हमने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, करंट ही खुद ही कम एरिया में फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो टॉर्क भी क्या होगी, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गई, ये तो चाहते थे। लेकिन हम चाहते थे कि जब ये फुली रनिंग कंडीशन में आ जाए तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो हो रहा है, देखो कैसे, जब रनिंग कंडीशन में आ गया तो उसकी स्लिप 1 नहीं रह के कुछ हो गई, कितनी, एस। एस क्या हो सकती है, 1 to 3%। तो रोटर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, एस एफ, और रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, एस एक्स। यानी फिर से फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 50 हर्ट्ज थी, यहाँ पे बढ़ के घट के एस एफ हो गई। एस एफ 1% है, तो सपोज यहाँ पे 50 हर्ट्ज था, तो ये कितना हो गया, 0.5 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, तो ऑलमोस्ट डीसी बन गया, है ना। दूसरा, ये रिएक्टेंस भी बहुत कम हो गया, सपोज यहाँ पे 1 हेनरी था और ये 1% है, तो यहाँ पे कितना होगा, 0.011 हेनरी, तो रिएक्टेंस भी कम। तो अब करंट कहाँ फ्लो करेगा, इस पूरे कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जैसे डीसी में करता है, ठीक है, ड्यू टू डिस, क्योंकि अभी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो मुझे बताओ एरिया क्या हो गया, करंट ट्रेवल का बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। तो रनिंग कंडीशन में हम रेजिस्टेंस कम ही तो चाहते हैं, क्योंकि वहां पे उस रनिंग कंडीशन में करंट ज्यादा नहीं होता। तो ये आपने देखा होगा कि डीप बार रोटर के अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन आपने बेसिकली कैसे अप्लाई किया है। दूसरा, ये सब चीजें जो मैंने, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूँ, अब बात करते हैं इसकी। हाँ, एक और चीज है, अब इसके अंदर रिएक्टेंस तो बढ़ गया है, तो हमने देखा था कि मैक्सिमम टॉर्क है वो, ये सब डिराइव कर चुके हैं हम। मैक्सिमम टॉर्क किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंस। और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन के अंदर रिएक्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे, इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से, ये रहा। तो अगर रिएक्टेंस बढ़ गई तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये इस स्ट्रक्चर के साथ एक डिसएडवांटेज है कि मुझे स्टार्टिंग टॉर्क तो ज्यादा मिलती है, बट मेरी मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो ये देखो, ये जो ग्राफ है ये किसका है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, जहां पे मैंने रेजिस्टेंस को ऐड किया है। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क ये रहा,
स्टार्टिंग टॉर्क ये रही, ज्यादा है, ओके। और मैक्सिमम टॉर्क क्या है, ये भी ज्यादा है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी स्क्विरल केज अगर करते हैं, देखो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है ये रही, बट मैक्सिमम टॉर्क तो बराबर है ओरिजिनल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के। बट अब मैंने डी बार के अंदर किया, डी बार में क्या हुआ, मैक्सिमम टॉर्क तो कम हो गई क्योंकि रिएक्टेंस बढ़ गया, तो देखो मैक्सिमम टॉर्क यहाँ आ गई, बट स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई ना भाई। अगर स्क्विरल केज नॉर्मल अगर आपका रोटर होता तो ये है, और डी बार रोटर से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गई, बट हमारी एक डिसएडवांटेज है, मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज हो गई, ठीक है। दिस इज द डी बार रोटर अरेंजमेंट। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के पास चलते हैं, उसे हम कहते हैं डबल केज रोटर, ठीक है। अब इसको ढंग से समझना, सेम फिनोमेना है, ये भी डबल केज रोटर भी स्किन इफेक्ट पे बेस्ड है। कुछ नहीं किया मैंने, ये देखो ये रहा, दो जो हमारा स्क्विरल केज के जो कंडक्टर्स है, दो पैरेलल में जो जो स्ट्रिप्स हैं, ऐसे कुछ दो स्ट्रिप्स थी, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को मैंने सर्कुलर की तरह बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया और एक को रेक्टेंगुलर की तरह। तो एरिया किसके अंदर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली आपके स्क्वायर वाले के अंदर, रेक्टेंगुलर के अंदर, और इसके अंदर एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका एरिया कम तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। और इसके अंदर देखिए, इसमें एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, ठीक है। दूसरा, इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर रखा है, इनको पैरेलल तो कनेक्ट कर रखा है, लेकिन दोनों के बीच में गैप है, इस गैप को हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और उसमें कुछ नहीं है, एयर गैप है ये, ठीक है, जिससे लीकेज रिएक्टेंस क्या होगी, ज्यादा, यहाँ से बेसिकली। तो अब मुझे बताओ इसके अंदर इस यहाँ पे एयर बेसिकली इस फ्लक्स को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो रिएक्टेंस क्या होगी, हाई, और रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, लो। क्यों, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। और इस वाले केस के अंदर इसको इतना ही ट्रेवल कर रहा है, कंपेरेटिव टू दिस रिएक्टेंस क्या होगी मेरी, आपकी लो, लो रिएक्टेंस होगी, यहाँ पे लो रिएक्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। तो बस इन चीजों को, इन रोटर कंडक्टर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के। एक इसको कह दिया मैंने आउटर केज, इसको मैंने क्या कह दिया, इनर केज। आउटर केज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लीकेज रिएक्टेंस कम होती है, ठीक है, और इसका आपका इनर केज का रेजिस्टेंस कम होता है, और जो रिएक्टेंस है वो क्या होगी, हाई, ठीक है। अब सिमिलर है, अब मुझे बताओ, जैसे जैसे बेसिकली रोटर आपकी एस सेम कंस्ट्रक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम। जब स्टार्टिंग में जब मोटर मूव करेगी, स्लिप क्या है मेरी 1, तो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो मोटर कहाँ मूव करना चाहेगी, सॉरी, आपकी जब हाई फ्रीक्वेंसी है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो बेसिकली कंडक्टर्स कहाँ मूव करना चाहते हैं, आपकी सतह पे, सरफेस पे। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं, ये नीचे है, ये ऊपर है, क्योंकि इनर है, ये आउटर है, तो करंट पूरा फ्लो कहाँ से करेगा, आउटर केज पे। स्किन इफेक्ट, नॉर्मली पूरा ऊपर से फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अभी इसमें करंट फ्लो करने लगेगा आउटर केज, जहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा क्या ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, हम ये तो चाहते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे करंट फ्लो करने भी नहीं देगा, क्योंकि बेसिकली इंडक्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्सएल भी ज्यादा, तो यहाँ पे रिएक्टेंस को ज्यादा बेसिकली अपोज करेगा, किसको, करंट को। तो स्टार्टिंग में करंट कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पे। अब जब रनिंग कंडीशन में होगा, रनिंग कंडीशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, स्लिप क्या हो गई मेरी, कम, स्लिप कम हो गई, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, एस ऑफ है बहुत कम। फिर उसके बाद में बात कर रहे हैं रिएक्टेंस भी क्या हो गया मेरा, बहुत कम। तो रिएक्टेंस यहाँ पे बेसिकली जब आपका फ्लो करने लग जाएगा, तो इनर केज का रेजिस्टेंस कम हो गया, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, इसके अंदर, ठीक है। तो वही सेम फिनोमेना है, बस इन दोनों के बीच में मैंने एयर गैप डाल दिया, इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया। इन दोनों को कनेक्ट कर देते तो क्या क्या किसकी तरह हो जाता है, डीप बार रोटर की तरह, ठीक है। तो अब देखो कुछ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा इनर केज। इनर केज की बात करें, इनर केज कौन सा है, ये नीचे वाला, ठीक है। और ये अगर इनर केज को हम ड्रॉ करते हैं, तो रेजिस्टेंस इसका कम है, रेजिस्टेंस कम है तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, कम, वेरी कम है। और मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी, ज्यादा, ये रही, ओके। ये इनर केज का ग्राफ है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का। अगर आउटर केज का हम ड्रॉ करें, आउटर केज में ये रहा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टॉर्क क्या होगी, इसकी मैक्सिमम टॉर्क ज्यादा होगी, ये रही, ये यहाँ से चालू हो रहा है, बट बाद में ये गिर रहा है नीचे से, ये मैक्सिमम आ गया इसका। बट
हमारी जो ये जो डबल केज रोटर है, ये दोनों क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो एक साथ बनेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये ग्राफ बना, ठीक है। तो मेरी स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या है, ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क में वो कहाँ फ्लो करेगा, आउटर केज में करंट। और मैक्सिमम टॉर्क भी हमें ज्यादा चाहिए थी, क्योंकि जब हमें लीकेज रिएक्टेंस कम चाहिए था बेसिकली, तो वो यहाँ से पॉसिबल है, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा डबल केज रोटर होता है। ये स्पेसिफिक एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है किसके अंदर, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर, ताकि मैक्सिमम टॉर्क भी हमें ज्यादा मिले और स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा मिले। ये इक्विवेलेंट सर्किट है, सेम है, और कुछ नहीं है। जो रोटर सर्किट है, रोटर सर्किट मैंने कहा ना पैरेलल में लगे हुए हैं, इनर केज और आउटर केज डबल केज के, तो बस इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आर ई मेरा इनर केज का रेजिस्टेंस है, एक्स आई इनर केज का रिएक्टेंस है, आर नॉट आउटर केज का रेजिस्टेंस, एक्स नॉट आपके आउटर केज का रिएक्टेंस। तो डबल केज रोटर इंडक्शन मोटर हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। जो मैंने बताया है वो ही बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट करते हैं क्रॉलिंग, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है हमारा, क्रॉलिंग एंड कॉगिंग। तो ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। फिर से क्रॉलिंग क्या होती है, ये क्रॉलिंग फिर से सिर्फ और सिर्फ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉलिंग होगी जहां पे मेरी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, कम, ठीक है, धीरे धीरे चालू होगी, ठीक है, वहां पे क्रॉलिंग आएगी। क्यों आएगी हम देखेंगे। ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर नहीं होती, क्योंकि वहां पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करके स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्पीड जल्दी से पकड़ेगा और उधर क्रॉलिंग नहीं होगी। और दूसरी फिनोमिना भी है मेरी, कौन सी, ये कॉगिंग, ठीक है। कॉगिंग भी आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर नहीं होगा, ये किस में होगा, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। तो ये सारी चीजें हम किसकी पढ़ रहे हैं, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। तो देखो, अभी देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखना ढंग से। सबसे पहले ये जो ग्राफ बनाया है मैंने ग्रीन वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसका है, आपके नॉर्मल इंडक्शन स्क्वेरल केज इंडक्शन नॉर्मल, अगर अगर उसको रन करें, लेकिन ऐसा नहीं होती है, ये फंडामेंटल टॉर्क है। अब मुझे बताइए, अगर मैं रोटर और स्टेटर के कंडक्टर्स देखूं, देखो कुछ ऐसा है। ये रेड वाला तो क्या है, स्टेटर, मैंने स्लॉट्स को कट करके हॉरिजॉन्टली बिछा दिया है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले। और ये ब्लू वाला क्या है, रोटर के कंडक्टर्स। अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है, ये यूनिफॉर्म है क्या, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, तो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। उसकी वजह से इसमें क्या होंगे, हार्मोनिक्स। तो ड्यू टू विच हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस, फ्लक्स वेव इज नॉट साइनसोइडल। हमारी फ्लक्स वेव ही साइनसोइडल नहीं होगी, फ्लक्स ही बार बार कम ज्यादा होती रहेगी, तो हार्मोनिक्स रहेंगे इसके अंदर। तो फंडामेंटल आपके कैरेक्टरिस्टिक के साथ हमारे पास क्या होंगे, हार्मोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो दूसरा मैं बता चुका हूँ, थ्री फेज सप्लाई दिया है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपके इवन हार्मोनिक्स तो एब्सेंट ही होंगे। कौन से प्रेजेंट होंगे, ओड हार्मोनिक्स, जिसमें फंडामेंटल कंपोनेंट कौन सा है, 1, जो हमें चाहिए, जो ये ग्रीन वाला मैंने बना रखा है, ठीक है, जो हमें चाहिए। बट साथ साथ में इसके कौन से हैं, थर्ड और फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स जो डोमिनेटिंग है, ये भी आ जाते हैं। ये कहाँ से है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से। अब देखो, अगर हमने ये भी पढ़ा है, हार्मोनिक्स के अंदर मैंने पढ़ा चुका हूँ, अगर आपकी जो थ्री फेज सप्लाई है वो बैलेंस्ड है फुल्ली, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 240 360, ठीक है, अगर वो बैलेंस्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर थर्ड हार्मोनिक क्या होंगे, एब्सेंट हो, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक का रोल भी हमारा हट गया। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, कौन सा बचा, फिफ्थ हार्मोनिक और सेवंथ हार्मोनिक। तो फिफ्थ और हार्मोनिक अगर मैं मानूं, जो हमारी फंडामेंटल कंपोनेंट है, देखो ये लिख चुका हूं मैं, तो थर्ड हार्मोनिक को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। फंडामेंटल कंपोनेंट किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, एनएस स्पीड से, जो हमने देखा है। थर्ड हार्मोनिक किस किस स्पीड से रोटेट करेगा, एनएस बाई 3 से। फिफ्थ हार्मोनिक एनएस बाई 5 से। सेवंथ हार्मोनिक एनएस बाई 7 से, यानी स्पीड उनकी बहुत कम होगी। हमने देखा मैग्नीट्यूड घटता जाएगा स्पीड का। अब थर्ड हार्मोनिक तो हमने हटा दिया, अब हमारे पास क्या बचा, फिफ्थ हार्मोनिक और सेवंथ हार्मोनिक। आगे भी चलते जाएंगे, आगे 9th 11th है ना, लेकिन वो उनका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा। तो डोमिनेटिंग कौन से हैं, फिफ्थ और सेवंथ। थर्ड को तो हमने हटा ही दिया। अब जो फंडामेंटल वेव की जो एनएस रोटेट कर रही है, वो सपोज मैंने माना पॉजिटिव सीक्वेंस है, और दो टाइप की होती है, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस। यानी वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो पॉजिटिव सीक्वेंस, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो नेगेटिव सीक्वेंस। तो हमने माना कि एनएस फॉरवर्ड वाइज
फॉरवर्ड साइड रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। अब इसमें हमने जो पाया वो देखा कि फिफ्थ जो है, फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट वो क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, और सेवंथ कौन सा है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो ये जो चीजें हैं, अब एक चीज और हमने देखी कि जो फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट है, ये अब इसकी जो स्पीड होती है वो आपकी कौन से रीजन में रोटेट करता है, वो होता है ब्रेकिंग रीजन के अंदर। ये जो रेड कलर वाला देख रहे हो आप ग्राफ, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी रेड नहीं, ये ब्लैक, यहाँ से लेके ये वाला, तो देखो ये कौन से रीजन में डोमिनेंट है, ब्रेकिंग। तो ये फिफ्थ स्पेस हार्मोनिक्स है। और इसका कैसा है, नेगेटिव सीक्वेंस है, देखो ये नेगेटिव, ओके, तो नेगेटिव साइड में रोटेट कर रहा है, फंडामेंटल के अपोजिट साइड। और जो आपका सेवंथ हार्मोनिक है वो कुछ यहाँ पे मोटरिंग रीजन, ये वाला अपना मोटरिंग रीजन है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर रोटेट कर रहा है। हमारा क्या काम का है, जब मोटरिंग रीजन के अंदर हमारा मोटरिंग मोड ही तो काम में है, तो फिर से एनएस, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक है, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये ब्रेकिंग रीजन में, हमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं इस ब्लू वाले की, ठीक है, जिसकी स्पीड क्या है, NS/7। अगर NS की स्पीड यहाँ पे जो रोटेट कर रहा है वो 1500 आरपीएम है, तो ये कितना होगी, 1500/7 कितना होगा, लगभग 214 आरपीएम, बहुत कम, ठीक है। अब देखो हमने देखा है कि जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनेगी, रेड कलर वाली कौन सी वेव फॉर्म है, रेड कलर वाली, ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म। रिजल्टेंट वेव फॉर्म किसकी वजह से होगी, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मैंने हटा दिया, फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट बचे और सेवन, तो इन दोनों को, तीनों का रिजल्टेंट किसका, फंडामेंटल प्लस थर्ड तो हटा दिया, फिफ्थ प्लस सेवन, इन तीनों वेव फॉर्म का एडिशन करके मेरी कौन सी वेव फॉर्म बनी, ये रेड कलर की, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, देखो आप, ये बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है मेरी, ये कौन सी लाइन है, लोड टॉर्क है, ये क्या है मेरी, लोड टॉर्क। तो हम चाहते हैं जहां पे इंटरसेक्ट, सपोज ये पॉइंट तो मैं हटा देता हूँ, ये बेसिकली रेड कलर को, ये ग्रीन वाला ही है, ठीक है। सपोज अगर हार्मोनिक्स नहीं होते तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये लोड को, ये इस पॉइंट एन पे, दिस इज माई स्टेबल पॉइंट, एन मेरा क्या है, स्टेबल पॉइंट है यहाँ पे, ये एन पॉइंट स्टेबल पॉइंट। क्यों स्टेबल पॉइंट है, देखो अगर मोटर की स्पीड जैसे ही इस लोड टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क आपकी क्या है, सपोज मान लिया 10 न्यूटन मेरी लोड टॉर्क है, यानी 10 न्यूटन तो चाहिए ही मुझे उसको रन कराने के लिए। तो आपकी यहाँ पे सपोज मोटर यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपकी टॉर्क क्या है, ज्यादा है ना, मोटर की टॉर्क क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, क्यों फालतू में एक्स्ट्रा रन करूँ, वो उसके पास आने लगेगा, ठीक है। बट सपोज ये आपका लोड टॉर्क से कम हो गया, लोड टॉर्क से कम हो गया तो मोटर ने लगा कि भाई लोड को तो सप्लाई नहीं कर रहा, तो ये फिर से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ है तो कम होगा क्योंकि भाई लोड टॉर्क तो कम है तो कम होना चाहेगा। और अगर जैसे ये लोड टॉर्क से कम होगा यहाँ पे मोटर रोटर, तो फिर से देखेगा कि लोड टॉर्क तो आपकी ज्यादा है, तो मुझे उसको रन करने के लिए उसके बराबर जाना है, तो फिर से जाएगा। तो ये स्टेबल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माई स्टेबल पॉइंट, ये स्टेबल रीजन है। बट ड्यू टू ये हार्मोनिक्स की वजह से ये शेप, ये ग्रीन वाला नहीं रहता, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाता है। तो आप देख रहे हो मेरी जो मोटर है वो यही इंटरसेक्ट कर गई, यही लो स्पीड पे, यहाँ स्पीड कितनी है 214 आरपीएम, यहाँ स्पीड कितनी है 1500 आरपीएम, यानी उसके कंपैरिजन में बहुत धीरे धीरे चल रही है। क्रॉलिंग का मतलब क्या आ रहा है, रेंगना, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, धीरे धीरे चलना। तो यहाँ पॉइंट भी स्टेबल पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया, वही सेम है सिचुएशन, कम स्पीड पे स्टेबल पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको हम सैडल पॉइंट भी कहते हैं या सैडल रीजन भी कहते हैं। ये किसकी वजह से आया, इस सेवंथ हार्मोनिक की वजह से, यहाँ पे आपकी मोटर के टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का शेप कुछ ऐसा आ गया और यही इंटरसेक्ट हो गई लोड टॉर्क, तो यही स्टेबल, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, यही रुक गया स्टार्टिंग के अंदर। तो कई देर तक आपकी मोटर रेंगते हुए चलेगी, जब तक आप एक्स्ट्रा वोल्टेज या एक्स्ट्रा फोर्स या स्टार्टिंग टॉर्क नहीं लगाते। तो ये मोटर यहीं क्रॉल करने लग गई, धीरे धीरे रंग में। अब इस क्रॉलिंग में क्या होगा, लोड टॉर्क तो सप्लाई कर रहे हो लेकिन मोटर रेंग रेंग के चल रही है, ओवर हीट होने लगी, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, करंट इतना ज्यादा फ्लो करेगा कि मोटर को ओवर हीट कर देगा और बेसिकली क्या करेगा, लॉसेस, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉलिंग इफेक्ट, ठीक है। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप देयर विल बी हार्मोनिक्स, और हार्मोनिक्स की वजह से कुछ ऐसा पॉइंट आ जाएगा, और इसको सैडल 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 रीजन भी बोलते हैं। सैडल रीजन के अंदर ही मोटर आपकी स्टेबल हो जाएगी, वो मान के चलेगी कि मेरे लिए यही
क्या है, स्टेबल पॉइंट है, जबकि उसके लिए स्टेबल पॉइंट कहाँ है, एनएस के पास की स्पीड पे रोटेट करे। ये 1500 आरपीएम, 1400 आरपीएम, जहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी मेरी, बेसिकली बहुत बेसिकली 1 to 3%। ठीक है, स्लिप की बेसिकली वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, ये आपकी मैंने गलत लिख रखा है तो इसको सुधार लेना। यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1। हम चाहते हैं स्लिप आपकी जितनी कम होगी उतनी एफिशिएंसी मेरी ज्यादा होगी और लॉसेस भी क्या होगी, कम। बट मेरी तो यहाँ पे हाई स्लिप पे रोटेट करने लग गया ये, और मतलब स्टेबल वहीं रुक गया ये, तो वहाँ पे लॉसेस ज्यादा होंगे, ओवर हीट होगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉलिंग। मोटर अपनी कम स्पीड पे ही 200 1500 आरपीएम के आसपास नहीं, 214 आरपीएम के पास में ही वो कांस्टेंट लोड टॉर्क को सप्लाई करने लग गई और रोटेट करने लग गई, समझे। तो ये दिक्कत है। तो ये किसके साथ दिक्कत है, क्यों दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, बहुत कम। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क मेरी क्या है, कम। तो अब स्टार्टिंग टॉर्क को बेसिकली कैसे हमने किया, विद द हेल्प ऑफ डीप बार रोटर, डबल केज रोटर लेके इसको हम स्टेडलिंग पॉइंट को हटाते हैं। और भी आपके एप्लीकेशन है, हम कैसे हटा सकते हैं कि भाई रोटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा करें। ठीक है, ये सब चीजें जो मैंने बता रखी है यहाँ पे समझा रखी है, पूरी चीज जो मैंने अभी बोली है। ठीक है, क्या प्रिवेंशन है, कैसे निकाल सकते हैं क्रॉलिंग को, हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है अपना वो है कॉगिंग। कॉगिंग का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग भी होता है, इसको मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो ये ब्लैक वाले मेरे स्टेटर के स्लॉट्स है और ब्लू वाले मेरे रोटर के स्लॉट्स है। इन देख रहे हो ये दोनों बराबर हैं मतलब दोनों ही सेम अलाइनमेंट में, जितने मतलब उसके मल्टीपल में, अगर ये 2 हैं तो ये 4 होगा, 6 होगा, ऐसा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ ये दोनों ये जो आयरन स्लॉट है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होकर आपस में क्या करेंगे, पोल बना के मैग्नेटिक, ये दोनों के बीच में फ्लक्स पास होने लग जाएगा और कैसे बिहेव करेंगे, मैग्नेटिक की तरह। तो ये लॉक हो गए, मेरे स्लॉट्स क्या हो गए, लॉक हो गए ड्यू टू फ्लक्स मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई। तो अभी चालू नहीं होंगे, यानी स्टार्टिंग में टॉर्क जो 12 केज इंडक्शन मोटर के अंदर बहुत क्या होती है, कम होती है, तो चालू ही नहीं हो पाएगी जब तक धक्का नहीं दोगे। तो ये होती है कॉगिंग या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रिड्यूस करने के लिए एक तरीका तो ये है कि भाई जो ये अलाइनमेंट जो पैदा हो रही है, जनरेट हो रही है, इसको हम क्या करें, आपके उसके मल्टीपल में ना रख के, जो यहाँ पे हो रही है कि when the number of stator slots is equal to और इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इन दोनों का रेशियो, स्टेटर स्लॉट्स का रेशियो डिवाइडेड बाय रोटर स्लॉट्स का रेशियो, नंबर ऑफ स्लॉट्स का रेशियो, अगर इंटीजर आ रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक लॉकिंग होगी। अगर सपोज वो इंटीजर में आके फ्रैक्शन, अगर ये 10 ले रहा हूँ और ये 5 ले रहा हूँ तो पॉसिबल है मैग्नेटिक लॉकिंग होगी। बट ये मैं 10 ले रहा हूँ और ये मैं ले रहा हूँ 7, ठीक है, या 8 ले रहा हूँ तो 10/8 फ्रैक्शन में आ गया। तो एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि जो ये स्क्विरल केज के कंडक्टर्स हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है, इनको ऐसे ना लेके मैं कुछ स्क्यू कर दूं, यानी थोड़ा सा मरोड़ दूं, स्ट्रेट ना लेके ऐसा कुछ कर दूं, ठीक है, स्क्यूइंग, रोटेट करके। इसमें क्या हो रहा है, फिर जो जो मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, यहाँ पे टॉर्क अलग लगेगा, यहाँ पे टॉर्क अलग लगेगा, अनइवन। तो बेसिकली कुछ नहीं, 1 मिनट का वीडियो बचा अपना। तो इसमें देखो स्क्यूइंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बराबर टॉर्क लग रही थी एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे भी टॉर्क बराबर लग रही, तो सारी टॉर्क एक ही डायरेक्शन में लग रही, तो लॉकिंग हो गई। अब स्क्यूइंग में क्या हो रहा है, स्क्यूइंग के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो टॉर्क फ्लक्स अलग होगी, यहाँ पे फ्लक्स अलग होगी, ठीक है, यही फ्लक्स ये दूसरे टर्मिनल पे अलग होगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ये एक डायरेक्शन को, इस वाले डायरेक्शन को दूसरे वाले टॉर्क क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। तो ये स्क्यूइंग ऑफ रोटर भी कर सकते हैं हम, या फिर आप मल्टीपल ना लेके, इंटीग्रल मल्टीपल ना लेके आप फ्रैक्शन मल्टीपल में लीजिए, ठीक है। तो कॉगिंग को रिड्यूस करने के लिए हम स्क्यूइंग करते हैं, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं लेते हैं, हम फ्रैक्शन लेते हैं, और कॉगिंग को हम मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बेसिकली सिलेबस 3 फेज इंडक्शन मोटर का खत्म हो गया है। एक टॉपिक है जो आपके है नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। अभी तक हमने जो सारी चीजें जो देखी थी वो कैसी देखी थी, स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर देखी थी। क्या देखी थी, स्टेटर फेड, यानी हम जो सप्लाई दे रहे हैं, ये देखो देखो ये सप्लाई जो आ रही है, ये सप्लाई आ रही है किस में जा रही है, स्टेटर के कंडक्टर्स में, ठीक है, और स्टेटर कंडक्टर्स में फ्लक्स आरएमएफ प्रोड्यूस होकर रोटर में जाती है। हम उल्टा भी ले सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं,
जो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है स्टेटर के अंदर, इसको कहाँ पे रख दें, रोटर पे, और ये सप्लाई कहाँ दे दें हम, रोटर पे। यानी हम अब ये कौन सी मोटर हो गई हमारी, रोटर फेड इंडक्शन मोटर हो गई। ठीक है, रोटर फेड, तो उसके अंदर बेसिकली वो किसके थ्रू कैसे घूमेगी, वो विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग। तो वो पॉसिबल किसके लिए है, स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग से ही वो रोटेट करते जाएगी, सप्लाई यहाँ से हम देते रहेंगे रोटर फेड में, और आरएमएफ प्रोड्यूस होगी कहाँ पे, किसके अंदर, स्टेटर कंडक्टर के अंदर, और स्टेटर से ही बेसिकली कैसे वो मूव करेगा, सिंपल है वो, उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। बस कुछ नहीं, सप्लाई हम स्टेटर को ना देके सप्लाई किसको देते हैं, रोटर को। ठीक है, तो वो इस तरह से हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम जो चालू करने वाले हैं वो हम करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू।